वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस स्टडी लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास के लिए, वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। आप लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे केमिकल चेंजेज और फिजिकल चेंजेज। फिजिकल चेंजेज जिसमें वैसा चेंज जिसमें सब्सटेंस का आइडेंटिटी पहचान नहीं बदलता है, जैसे मेकिंग ऑफ आइस फ्रॉम वाटर, पानी से बर्फ़ का बनना। दिस इज़ ए फिजिकल चेंज बिकॉज वाटर से आइस बनने पे दोनों का सब्सटेंस नहीं बदलता है। आइस भी वाटर का ही एक रूप है और वाटर भी वाटर ही है। आइस का भी फार्मूला H2O होगा और वाटर का भी फार्मूला H2O होता है। सब्सटेंस नहीं बदलता है। किसी पेपर का फटना, टीयरिंग ऑफ ए पीस ऑफ ए पेपर फट जाता है तो वो पेपर ही रहता है ना, सब्सटेंस चेंज नहीं होता। इसलिए पेपर का फटना भी एक फिजिकल चेंज है। बट केमिकल चेंज क्या होता है? कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का पकना, भोजन पक जाने के बाद बिल्कुल सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, टेस्ट में चेंज हो जाता है। एक्चुअली यहाँ सब्सटेंस से ज़्यादा मायने रखते हैं राइपनिंग ऑफ ए फ्रूट, एक फल का पक जाना केमिकल चेंज है। ओके, दूध से दही का बनना, मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज आल्सो एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज दैट इज़ रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन। आप डेली के लाइफ में भी केमिकल रिएक्शन देखते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल है दूध से दही का बनना। दूध से जब दही बन जाता है तो दोनों सब्सटेंस में अंतर है। दूध का मटेरियल अलग है, दही का मटेरियल अलग है। ये चेंज कैसे संभव है? ये चेंज संभव है केमिकल रिएक्शन से। खैर, इस चैप्टर में हमें उतना नहीं जानना है। जो आवश्यक चीज़ें हैं वो बहुत कम है, तो आइए उसे जानते हैं। यहाँ पे हमें समझना है कि व्हाट इज़ ए केमिकल रिएक्शन। डेफिनेशन लिखना है। व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस द प्रोडक्ट्स। कहता है कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक या अधिक सब्सटेंस जो है बदल कर एक या एक से अधिक नया सब्सटेंस बनाता है। जो सब्सटेंस भाग लिया रिएक्शन में उसे रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो नया सब्सटेंस तैयार हो गया उन सभी सब्सटेंस को, चाहे वो एक सब्सटेंस तैयार हो नया या एक से अधिक हो, उसे रिएक्टेंट्स बोलेंगे। ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ रिएक्टेंट्स। बोला जाएगा द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट माने भाग लेना, टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड the reactants। and what is the products? the substances which form या new substances which is formed after the reaction is called the products। रिएक्शन होने के बाद जो नया सब्सटेंस, एक या एक से अधिक नया सब्सटेंस बनता है उसे प्रोडक्ट्स कहते हैं। जैसे दूध से दही बनने में दूध रिएक्टेंट है और दही बन गया वो प्रोडक्ट है। ओके, सब्सटेंसेस आर आइदर केमिकल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। जो केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंसेस भाग लेते हैं वो चाहे तो एलिमेंट होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं केमिकल रिएक्शन का। एग्जाम्पल क्या होगा? मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, ऑक्सीजन से किसी भी चीज़ का जलना, बर्निंग ऑफ एनीथिंग मीन्स उस चीज़ का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना होता है। मैग्नीशियम का जलना एक तरह से, मैग्नीशियम जब जलता है, मैग्नीशियम रिबन आता है, मैग्नीशियम का रिबन जब जलाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। दिस इज ए एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। सेकेंड, कार्बन रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, यानी कि कार्बन जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में बिल्कुल जरा सा का फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि ये केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है।
केमिकल रिएक्शन को जब आप सिंबल के रूप में लिख दोगे तो उसे केमिकल रिएक्शन बोला जाएगा, सिंबल के रूप में आप लिख दोगे। यहाँ पे जो आपने केमिकल रिएक्शन को सेंटेंस के रूप में लिखा है कि मैग्नीशियम रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से या जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इसी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो उसे बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इज ए symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbols and formula। केमिकल रिएक्शन को सिंबल के हेल्प से और उसके फार्मूला के हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा तो उसे केमिकल इक्वेशन कहेंगे। रिएक्टेंट्स आर रिटन इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट्स आर रिटन इन द राइट हैंड साइड। इन बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एरो इज यूज्ड। रिएक्टेंट्स जो होते हैं केमिकल इक्वेशन में वो इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा और जो प्रोडक्ट होगा उसे राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा और बीच में एरो का यूज होगा। यही तरीका है केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो के बाद लिखना है कि ये क्या बना नया चीज़। तो नया चीज़ क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का फार्मूला यूज करेंगे Mg। दोनों रिएक्शन हो रहा है तो बीच में प्लस देंगे, दोनों अलग अलग है। ये वन सब्सटेंस हुआ, ये सेकंड सब्सटेंस हुआ। करने का मतलब रिएक्टेंट में दो सब्सटेंस है, एक Mg और एक O2, तो दोनों के बीच में प्लस का साइन होगा। एक से ज़्यादा जहाँ भी होगा, 3 होता है, एक और प्लस दे के लिखते हैं। ओके, तो मैग्नीशियम का फार्मूला Mg। ऑक्सीजन का फार्मूला, ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन गैस, O नहीं लिया जाएगा, O2 लिया जाएगा। रिएक्शन में O2 भाग लेता है, O2 एरो देकर लिखा जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका फार्मूला होता है MgO। सेकेंड एग्जांपल है केमिकल इक्वेशन का, कार्बन प्लस ऑक्सीजन एरो कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके या कार्बन को जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन का सिंबल C होता है, ऑक्सीजन का O2, C प्लस O2 एरो CO2। तीसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन गैस जलने के बाद या हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद वाटर बनाता है, H2 प्लस O2 H2O। ये 2 लिया गया है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। इसके आगे हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में ही सीखेंगे, ये आगे चलकर आप आसानी से समझ जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस में संतुलित, बराबर, मतलब जितना लेफ्ट साइड में एटम है उतना ही राइट साइड में एटम होगा तो उसे बैलेंस कहेंगे। बैलेंस मतलब बिल्कुल बराबर, लेफ्ट साइड में जितना एटम होगा नंबर में, गिनती में, उतना ही अगर राइट साइड हो तो उसे बैलेंस कहेंगे। इसी के आधार पर लिखा गया, इफ़ द नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स इन द रिएक्टेंट्स is equal to the number of different atoms in the product side, then a chemical equation is called balanced chemical equation। जितना नंबर रिएक्टेंट के साइड में डिफरेंट एटम्स का है उतना ही डिफरेंट एटम्स का संख्या जो है राइट साइड में है तो उसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ए केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अगर ये पूछा जाए कि क्यों हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, वाई ए केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड, क्यों किया जाता है, इसका आंसर होगा टू फॉलो द रूल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत के रूल को फॉलो करने के लिए एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है, इसका आंसर होगा टू फॉलो द रूल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बहुत महत्वपूर्ण है एक ऑब्जेक्टिव के लिए ये लाइन। वी विल यूज हीट एंड ट्रायल मेथड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को कैसे किया जाता है, कौन सा मेथड यूज करके किया जाता है। हम लोग जो मेथड यूज करने वाले हैं बैलेंस करने के लिए उसका नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड प्रयास करके देखना है। अब हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। ओके, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। ये फर्स्ट केमिकल इक्वेशन है।
कैसे करते हैं, ये तीर का लेफ्ट साइड हुआ, इसका ये क्या हुआ रिएक्टेंट्स, ये एरो के राइट साइड वाले का नाम होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की तरफ Fe एटम काउंट करते हैं, Fe इधर एक है, इधर Fe 3 और 4 में Fe 3 है और कहीं नहीं है, तो इधर 3 है इधर 1 है, तो जिधर कम है उधर प्रोडक्ट गुना करके लिखने पड़ता है। चाहे तो आप यहाँ कुछ लिख सकते हैं या यहाँ कुछ नंबर लिख सकते हैं या यहाँ लिख सकते हैं या यहाँ, इसके अलावा कहीं नहीं लिख सकते हैं। तो जिधर कम है वहाँ पे अंक लिखा जाता है। इधर 3 Fe है, इधर 1 Fe है, तो यहाँ 3 Fe, 3 लिखने से 3 Fe हो गया। अब Fe और Fe बैलेंस हो गया। अब दूसरे एटम को काउंट करते हैं। H2 पूरे साइड में 2 गो है, इस साइड में H2 2 गो है, तो H2 का काउंटिंग सही है, जो सही है उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में टोटल 1 है, इधर तो है ही नहीं, टोटल 1 है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में टोटल देखा जाए तो 4 है, तो यहाँ 4 लगाने पड़ेगा। अब किसी को बैलेंस करने के चक्कर में हो सकता है दूसरा का काउंटिंग गड़बड़ा जाए, तो फिर से मिलाने पड़ता है। फिर से चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन अब 4 और 2, हाइड्रोजन का ये 4 भी है और 2 भी है, जिसका 2 अंक है वो दोनों गुना कर लेते हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन 4 × 2, 4 × 2 8 गो हाइड्रोजन माना जाएगा। ओके, 4 × 2 8 गो हाइड्रोजन इधर है टोटल। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है, कोई नहीं, यहाँ 4 रख देते हैं। अब हाइड्रोजन यहाँ 4 रखने का अथॉरिटी है, रख सकते हैं ना। अभी मैंने बोला यहाँ कुछ रख सकते हैं, यहाँ यहाँ और यहाँ 4 रखने पर हाइड्रोजन भी 8 हो गया। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, बैलेंस हो चुका है। ये इधर Fe 3 है, इधर भी 3 हो गया। इधर हाइड्रोजन 4 दूना 8 गो है, इधर भी 4 दूना 8 गो है। ऑक्सीजन इधर 4, ये पूरे के लिए है, मैथ में पढ़ा होगा आपने। यहाँ पे जो नंबर है सभी के लिए होता है, क्योंकि ये फार्मूला एक साथ है। 4 यहाँ पे होना मैंने हाइड्रोजन का भी है ये 4 और ऑक्सीजन का भी है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, इसलिए इस तरह से ये फर्स्ट इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। यहाँ 3 रखने पड़ा, यहाँ 4 रखने पड़ा, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ 4 रखने पड़ा। इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। अब सेकेंड इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन 1 और 2, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, इधर कम है 3 है, इधर 2 है, तो यहाँ 3 रख देते हैं। सॉरी 1 और 2, 3 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है। ओके, तो यहाँ पे 4 हो गया। अब 4 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन 6 ऑक्सीजन 6 कैल्शियम 1 ये भी बैलेंस हो चुका है। फिर है तीसरा सोडियम 1 सोडियम 2, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। ऑक्सीजन 2 और 4, यहाँ 6, ऑक्सीजन 4 और 2 6 हो गया। सल्फर 1, यहाँ भी सल्फर 1, हाइड्रोजन 2 और 2 4, इधर भी 4। थर्ड इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। फोर्थ इक्वेशन बैलेंस करते हैं। फोर्थ नंबर सोडियम 1 है, इधर सोडियम 1 है, ओके है। क्लोरीन एटम इधर 1 है, इधर क्लोरीन 1 है। सिल्वर एटम 1 है, NO3 इधर भी 1 है। ये तो ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन करने का ज़रूरत ही नहीं है। हो सकता है कोई केमिकल इक्वेशन पहले से बैलेंस हो। 5 नंबर बैलेंस करते हैं। Ba यानी बैरियम 1 एटम, इधर 1 एटम। क्लोरीन 2 एटम, इधर 1, यहाँ 2 लगाने पड़ेगा, बैलेंस हो गया क्लोरीन भी। हाइड्रोजन 2 SO4 अगर पूरा देखें तो SO4 1, या ऐसे देखिए सल्फर 1 ऑक्सीजन 4, ये भी बैलेंस हो गया। इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन को। अब हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के 4 टाइप्स होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और टाइप भी होता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो मेन रूप से 4 टाइप एक साथ
होते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन एक अलग से टाइप है, वो अलग कैटेगरी का है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में रिएक्शन दिया हुआ रहता है और उसे पहचानना रहता है कि किस टाइप का रिएक्शन है, जो काफ़ी आसान है। पहले हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट इक्वेशन है CaO प्लस H2O, CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट जनरेट हो रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसका नाम है क्विकलाइम। क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग्ड लाइम। ये चूना पत्थर भी बोलते हैं इसको। चूना पत्थर वाटर से रिएक्शन करता है, तो आप देखे होंगे, प्रैक्टिकली भी देखे होंगे, वो काफ़ी हीट उससे निकलता है, हाथ लगाने पे जल भी सकता है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। इस वैसा रिएक्शन जो रिएक्शन होने के बाद हीट अपने आप निकले, अपने आप उसमें से उष्मा निकले, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और इस रिएक्शन का एक और खासियत है, ये जो सॉल्यूशन चूना पत्थर का CaOH होल ट्वाइस का जो सॉल्यूशन तैयार होता है, इसका वाइट वॉशिंग के लिए, दीवार के पोताई के लिए यूज होता है। कैल्शियम क्विकलाइम के वाटर सॉल्यूशन का यूज वाइट वॉशिंग के लिए होता है। और ये वाल पे जब इसको वाइट वॉश करने के बाद ये सब्सटेंस वायुमंडल में, इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे रिएक्शन करके CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, इसे मार्बल भी कहते हैं। उसका थिन लेयर दीवार पे तैयार हो जाता है और वाटर बनता है जो बाद में सूख जाता है। ओके, सेकेंड रिएक्शन है बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल यानी कि C+O2 CO2। थर्ड है H2 + O2 यानी कि H2O। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पहचान है कि दो अलग अलग यूनिट जो हैं, दो अलग अलग यूनिट जुड़ जाएंगे और एक सिंगल यूनिट। कॉम्बिनेशन मीन्स होता ही है ज्वाइंट हो जाना, जुड़ जाना। अलग अलग दो यूनिट है, एक हो गया। ये तो इसका अलग एग्जांपल है। यहाँ भी दो यूनिट है, एक हो गया। देख के ही पता चल जाता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दो चीज़ें था, रिएक्शन के बाद एक बन गया, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फिर आगे हम लोग देखेंगे, एक सेकेंड, ये फर्स्ट इक्वेशन 10th बोर्ड में 2019 का आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इसे आप ध्यान रखेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स किसी एक सिंगल यूनिट का टूटना। जैसे एक सिंगल यूनिट है, एक पेन, एक ही यूनिट है, ये अगर टूट जाए, ऐसे दो यूनिट बन जाए, दो या दो से अधिक यूनिट बन जाए, तो इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ओके, इसका डेफिनेशन है सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेज इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस। एक सिंगल कोई सब्सटेंस है, वो टूट कर दो या दो से अधिक टुकड़ों में बट जाए, उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 2FeSO4, हीट देने पे ये टूट रहा है Fe2O3 में प्लस SO2 प्लस SO3। ओके, ये है फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। ओके, ये हीट देने पे, इसे तोड़ने के लिए हीट देने पड़ रहा है, इसे इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इंडोथर्मिक रिएक्शन वैसे रिएक्शन जिसमें रिएक्शन को होने के लिए बाहर से हीट, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करने पड़ता है, चाहे वो एनर्जी लेने पड़ता है, वो हीट एनर्जी के रूप में हो या लाइट एनर्जी के रूप में हो या इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में हो, उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फिर सेकेंड है FeSO4 का कलर ग्रीन होता है। जब इसे हीट करते हैं तो वाटर लूज होने लगता है और इसका कलर चेंज होकर ग्रीन हो जाता है। वाटर लूज करने के कारण कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का CaCO3 हीटिंग करने पे बदल जाएगा CaO + CO2।
लाइम स्टोन हीट करने पे टूट जाएगा Ca कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसे देख सकते हैं, लीड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस हीट करने पे 3 सब्सटेंस में टूट जा रहा है, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन में। इस रिएक्शन के बाद ब्राउन फ्लेम के रूप में, ब्राउन धुआं के रूप में ये गैस निकलता हुआ दिखता है, NO2 गैस। 4 है, जब AgCl को सनलाइट के, सूर्य की रोशनी के प्रेजेंट में हीट किया जाएगा तो ये टूट जाएगा सिल्वर और क्लोरीन गैस के रूप में 2Ag + Cl2। ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एक सिंगल यूनिट टूट जा रहा है 2 यूनिट में। 5 है, AgBr सनलाइट के प्रेजेंस में ये भी टूटकर Ag + Br2 बन जाएगा। नोट है कि ये दोनों रिएक्शन AgCl का टूटकर Ag और क्लोरीन गैस बनना और सिल्वर ब्रोमाइड का टूटकर सिल्वर और ब्रोमीन गैस में बदलना, ये दोनों रिएक्शन का यूज ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। 6 है, जब H2O वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, यानी कि वाटर को जब इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं तो यह टूट जाता है, 2 टुकड़ा हो जाता है, एक है हाइड्रोजन गैस का, एक ऑक्सीजन गैस का। हाइड्रोजन गैस एनोड पे प्राप्त, कैथोड पे प्राप्त होता है, ऑक्सीजन गैस एनोड पे प्राप्त होता है। यहाँ नोट है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहाँ भी होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमेशा एंडोथर्मिक होगा, हमेशा रिएक्शन होने के लिए एनर्जी चाहिए, चाहे वो एनर्जी हीट के रूप में हो, लाइट के रूप में हो या इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हो। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे पहले एक रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग देखेंगे, मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज। ये सीरीज बताता है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और कौन सा कम रिएक्टिव मेटल है। इस लिस्ट को लाइन से याद करने पड़ेगा। ऊपर वाले जो मेटल्स हैं वो मोस्ट रिएक्टिव हैं, नीचे वाले लिस्ट रिएक्टिव हैं। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इसमें इस लिस्ट में जो ऊपर वाले मेटल हैं नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, हटा सकता है। नीचे वाले मेटल ऊपर वाले मेटल को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हटा नहीं सकता है, क्योंकि ऊपर वाले मेटल मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव हैं, नीचे वाले मेटल कम रिएक्टिव हैं। इसलिए जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है कम रिएक्टिव मेटल को हटा सकता है, लेकिन जो लो रिएक्टिव मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव मेटल को नहीं हटा सकता है। एज फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम मैग्नीशियम मेटल को नहीं हटा सकता है, लेकिन मैग्नीशियम एल्युमिनियम मेटल को हटा सकता है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Fe आयरन प्लस कॉपर सल्फेट का AQ माने लिक्विड या सॉल्यूशन के रूप में है। यहाँ आयरन लेना है सॉलिड के रूप में, आयरन का नेल यूज कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, लोहा का कांटी। और एक सॉल्यूशन लेना है कॉपर सल्फेट का जो ब्लू सॉल्यूशन होता है। रिएक्शन के स्टार्ट में ये ब्लू सॉल्यूशन होगा, जब रिएक्शन हो जाएगा तो ये ब्लू सॉल्यूशन, ब्लू कलर इसका ख़त्म हो जाएगा, फेड हो जाएगा। और ये आयरन का नेल जो बिल्कुल जिसका सरफेस बिल्कुल चमकदार था, उस पे एक लेयर बैठ जाएगा, ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। इस रिएक्शन में फेरस सल्फेट बनता है प्लस Cu बनता है। तो कैसे पहचानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? ये कॉपर और सल्फेट साथ में था। रिएक्शन के बाद आयरन कॉपर को हटाया और कॉपर Fe बन गया और कॉपर को बाहर कर दिया। क्यों किया? कि कॉपर और आयरन
कॉपर और आयरन, इस लिस्ट में कॉपर ऊपर है, ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर को, आयरन ऊपर है ज़्यादा रिएक्टिव है, और कॉपर नीचे है, इसलिए आयरन कॉपर को हटा सकता है। फिर सेकेंड रिएक्शन में जिंक प्लस CuSO4 बनाता है, जिंक कॉपर को हटा दिया, बना दिया, इसको बाहर कर दिया कॉपर को, और बना दिया जिंक SO4 और Cu। डिस्प्लेसमेंट मीन्स हटा देना, उसके जगह से हटा देना। तीसरा होता है Pb प्लस CuCl2, ये PbCu को हटा दिया, Cu को बाहर कर दिया, बना दिया PbCl2। फोर्थ रिएक्शन है CuAgNO3, कॉपर सिल्वर को हटा दिया, बन गया CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ag, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म AB प्लस CD। AB कोई सब्सटेंस है, रिएक्शन कर रहा है CD से, तो रिएक्शन के बाद बनेगा AD, A और D नया सब्सटेंस बनाएगा, और C और B मिलके नया सब्सटेंस बनाएगा, AD प्लस CB। इस तरह से यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, A D को हटा रहा है और B C को हटा रहा है। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, केवल F ही Cu को हटा रहा है, Cu किसी को नहीं हटा रहा है। लेकिन इस रिएक्शन में एक दूसरे का सीट चेंज होता है, A D के साथ चला गया, C B के साथ चला गया। Na2SO4 सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड BaCl2, इस रिएक्शन में सोडियम यहाँ चला आएगा, Ba यहाँ चला आएगा, रिएक्शन के बाद बेरियम सल्फेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ये सॉलिड रूप में, सॉल्यूशन में सॉलिड के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए इसके प्रेसिपिटेट बोलते हैं। दूसरा है AgNO3 प्लस NaCl, यह Ag Na को हटाएगा और यह Ag Na को हटाकर Cl के साथ आ जाएगा, AgCl बन गया, ये Na इसके साथ चला जाएगा, NaCNO3 बन गया। PbNO3 प्लस 2Ki, Pb I का साथ चला जाएगा, PbI2 बन गया, और NO3 K के साथ चला गया, KNO3 बन गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब Pb K को हटा रहा है, K Pb को हटा रहा है, दूसरे को हटा रहा है, इसलिए इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ नंबर है K2SO4 BaNO3 होल ट्वाइस, यह KNO3 के साथ चला जाएगा, BaSO4 के साथ चला जाएगा, बन जाएगा BaSO4 और KNO3। यहाँ पे एक दूसरे का सीट जो है एक्सचेंज हो रहा है, या यूँ कह सकते हैं कि आयन इंटरचेंज हो रहा है, आयन एक दूसरे का इंटरचेंज हो रहा है। KSO4 के साथ था, NO3 के साथ चला गया, BaNO3 के साथ था, SO4 के साथ चला गया। अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? ऑक्सीडेशन में याद रखना है, ऑक्सीडेशन लव्स O एंड हेट H। ऑक्सीडेशन लव्स O यानी कि ऑक्सीजन एटम, हेट हाइड्रोजन एटम। रिडक्शन इसका जस्ट उल्टा, लव्स H एटम एंड हेट ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीडेशन एटम में O एटम आता है, H एटम रिमूव होता है। रिडक्शन में हाइड्रोजन एटम गेन होता है और ऑक्सीजन एटम हटता है, रिमूवल होता है। इसलिए ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन होता है, इन ए केमिकल रिएक्शन गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑब्लिक लूजेज ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन का गेन हो या हाइड्रोजन का लूज हो, हाइड्रोजन आए ऑक्सीजन हटे, बाय ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एंड दैट सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस से ऑक्सीजन आया है, हाइड्रोजन हटा है, उस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज्ड होना बोलेंगे कि वह सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया है। एंड दैट सब्सटेंस इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। इसी तरह से रिडक्शन का डेफिनेशन होता है, इन ए केमिकल रिएक्शन गेन ऑफ हाइड्रोजन का आना, लूजेज ऑफ ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का आना, ऑक्सीजन का हटना, बाय ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन।
एंड दैट सब्सटेंस इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। जिस सब्सटेंस से ऑक्सीजन हटा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन आया है, उस सब्सटेंस को बोलेंगे कि यह सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो गया है। अब एक होता है वर्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा एक साथ घटित होता है, हमेशा एक साथ होता है। कहीं भी ऑक्सीडेशन अकेला नहीं हो सकता है या रिडक्शन अकेला नहीं हो सकता है। इसलिए सिंस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज हैपन टुगेदर in a chemical reaction, hence this type of reaction is called redox reaction. Redox reaction, redox means reduction plus oxidation, reduction plus oxidation मिलके बना है redox reaction। फिर आगे है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA एंड रिड्यूसिंग एजेंट RA। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा, रिड्यूस्ड होगा, उसे बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड RA। RA मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा उसे बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे उल्टा नाम रखा जाता है, जिसका जो रिड्यूस्ड होगा उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, जो ऑक्सीडाइज होगा उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। क्योंकि एजेंट मीन्स यहाँ पे उल्टा, नाम के उल्टा काम है, ये ध्यान रखना है। फिर है एग्जाम्पल इसका। फर्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। फर्स्ट एग्जाम्पल है कॉपर रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से बन रहा है कॉपर ऑक्साइड, 2Cu + O2 2CuO। तो कॉपर से CuO का बनना ऑक्सीडेशन, क्योंकि इस कॉपर में ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन ऐड हो गया। ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इसका ऑक्सीडेशन पता चल गया, जैसे ही ऑक्सीडेशन पता चल गया तो आप दूसरे को ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इसका रिडक्शन ही हुआ होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन जहाँ होगा वहाँ रिडक्शन ज़रूर होगा। एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन ज़रूर होगा। कहीं एक भी क्लियर हो गया कि हाँ इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो दूसरा आप अंदाज से भी लिख देंगे कि इसका रिडक्शन पक्का हुआ है। तो इस रिडक्शन एक प्रोसेस है, इस लाइन इससे ये बनना ऑक्सीडेशन है। इसलिए इस Cu का बोलेंगे कि ऑक्सीडाइज हो गया है। ऑक्सीडाइज कौन हुआ? कॉपर। इसलिए कॉपर को ऑक्सीडाइज बोल सकते हैं और इसका नाम रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। ऑक्सीडाइज हुआ है इसलिए नाम इसका उल्टा, नाम उल्टा रखना है, काम के उल्टा नाम। ऑक्सीडाइज हुआ है इसलिए नाम इसका रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। फिर यहाँ O2 ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हुआ है, लेकिन नाम इसका रखा जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाम इसका रखा जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और O2 से CuO का बनना रिडक्शन। रिडक्शन एक प्रोसेस है, तो O2 ऑक्सीजन से C2O का बनना रिडक्शन कहलाएगा। इस O2 को बोलेंगे कि रिड्यूस्ड हुआ है। O2 रिड्यूस्ड कौन हुआ है? तो O2 हुआ है। O2 का नाम क्या है, काम क्या कर रहा है? तो नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। थोड़ा सा फिर सेकेंड है एग्जाम्पल 4Na + O2 2Na2O। इस रिएक्शन में सोडियम के पास, सोडियम से जब ये सोडियम ऑक्साइड बन रहा है तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। सोडियम नहीं था इसके, ऑक्सीजन नहीं था इसके पास, ऑक्सीजन आ गया, ऐड हुआ, इसलिए ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाया। तो सोडियम को बोलेंगे कि आप ऑक्सीडाइज हो गए हैं, ऑक्सीडेशन इसका हुआ इसलिए ऑक्सीडाइज हो गए हैं। आपका काम क्या है? इनका नाम रखा जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। हुआ है ऑक्सीडाइज लेकिन नाम रखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरह से इससे ये बनना रिडक्शन हो गया, इसको उल्टा रिडक्शन हुआ है इसलिए बोलेंगे ऑक्सीजन यहाँ पे रिड्यूस्ड हुआ, रिड्यूस्ड हो गया है, और नाम इसका रखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके। तीसरा एग्जाम्पल है
CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करके बना रहा है कॉपर प्लस H2O वाटर। ओके, तो CuO से जब कॉपर बना, कॉपर यहाँ कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर में ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन होता है, तो CuO का रिड्यूस्ड हो गया है, से नाम इसका रखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2O बना तो ऑक्सीजन इसके पास नहीं था, ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीडेशन इसको बोलेंगे, H2 को बोलेंगे ऑक्सीडाइज हो गया, नाम इसका रखा जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। फोर्थ नंबर है PbO लीड ऑक्साइड प्लस कार्बन बना रहा है रिएक्शन के बाद लीड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। PbO से B बन गया, ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन होता है, रिडक्शन PbO को बोलेंगे कि रिड्यूस्ड हो गया। ये जब PbO रिड्यूस्ड हो गया तो इसका नाम एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कार्बन उसी तरह ऑक्सीडेशन हुआ है, कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन का आना यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए कार्बन को बोलेंगे ऑक्सीडाइज हो गया है और ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का, RA का काम करेगा। अब आगे देखेंगे कोरोजन। कोरोजन मीन्स मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उसका ऑक्साइड का बनाना, कोरोजन कहते हैं। कोरोजन इज ए प्रोसेस वेयर ए रिफाइंड मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड। कोरोजन एक प्रोसेस है जिसमें बिल्कुल फ्रेश मेटल जिसमें कोई अशुद्धि नहीं हो, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है 21%, उससे रिएक्शन करके मेटल का ऑक्साइड बना देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। सबसे ज़्यादा कोरोजन का प्रॉब्लम आयरन में, लोहा में पाया जाता है, जिसे रस्टिंग कहते हैं, लोहे पे जंग लगना एक कोरोजन का एग्जाम्पल है। द मेटल ग्रेजुअली डिग्रेड्स ड्यूरिंग द कोरोजन प्रोसेस। कोरोजन प्रोसेस होने से मेटल ग्रेजुअली यानी कि लगातार धीरे धीरे मेटल का सरफेस जो है डिग्रेड हो जाता है, वो ख़राब होते जाता है, बेकार होते जाता है कोरोजन के कारण। जैसे लोहा जंग लगने के बाद बिल्कुल ख़राब होते जाता है, एक बार ऐसा समय आता है कि बिल्कुल कमज़ोर होकर बेकार हो जाता है, टूट जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन वेयर आयरन इज कन्वर्टेड इनटू द आयरन ऑक्साइड। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, आयरन का ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बनाना, और रस्टिंग ऑफ आयरन जो है कोरोजन का एक एग्जाम्पल है। कोरोजन से कैसे बचा जा सकता है, कोरोजन से बचने का उपाय क्या है, हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन। कोरोजन से बचने के लिए एक बहुत कॉमन प्रिवेंटेशन है, प्रिवेंटेशन मीन्स बचाव होता है, बचाना। हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन, पहला उपाय है पेंटिंग। मेटल के सरफेस को पेंट कर देते हैं ताकि उसका सरफेस का कांटेक्ट हवा में जो ऑक्सीजन है उससे ना हो, ऑक्सीजन से कांटेक्ट नहीं होगा तो उस पर कोरोजन नहीं होगा, क्योंकि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन जब करता है तो मेटल ऑक्साइड बन जाता है, उसी को कोरोजन कहते हैं। तब पेंट करने के बाद उसका सरफेस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं रहेगा और कोरोजन से बचाया जा सकता है। आयरन की गेट्स वगैरह को पेंट कर दिया जाता है कोरोजन से बचाने के लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए। दूसरा उपाय है ऑयल का लेयर यूज करना, ऑयल यूज करना, ग्रीज यूज करना, ग्रीस। और एक बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है जिसमें मेटल के ऊपर दूसरे नॉन कोरोसिव जो मेटल हैं जिस पे जंग नहीं लगता, उसके लेयर को चढ़ा दिया जाता है। जैसे आयरन के कोई रॉड है, उसके ऊपर गोल्ड का लेप लगा दिया जाएगा या सिल्वर का लेप लगा दिया जाएगा, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड ये गुड मेटल्स हैं, इस पे कोरोजन बहुत कम नहीं के बराबर होता है। फिर हम लोग देखते हैं रैंसिडिटी। रैंसिडिटी मीन्स जैसे फूड्स वगैरह हैं, खास करके गर्मी के दिनों में रखने के बाद काफ़ी देर के बाद उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है, वो वेस्ट हो जाता है, बासी हो जाता है, जिसे बासी कहते हैं कि बासी हो गया फूड। वो प्रोसेस जो है रैंसिडिटी होता है। वो एक्चुअली में कैसे होता है,
देखते हैं। रेंसिडिटी इज द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द एरियल मीन्स हवा, ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल दैट प्रोड्यूसेस एन अनप्लीजेंट टेस्ट एंड स्मेल। मतलब रेंसिडिटी एक कंडीशन है जिसमें हवा में ऑक्सीजन रिएक्शन कर जाता है जो आपके फूड आइटम में ऑयल है, फैट हैं, कोई भी फूड आइटम उसमें ऑयल यूज होता है, थोड़ा बहुत फैट रहता है प्रेजेंट, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नया मटेरियल बनाता है जिससे उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और स्मेल भी चेंज हो जाता है, बिल्कुल वेस्ट फूड हो जाता है। जैसा बासी फूड में आप देखे होंगे टेस्ट भी चेंज हो जाता है और स्मेल भी चेंज हो जाता है। और जिस फूड में जितना ज़्यादा ऑयली होगा, जितना ज़्यादा फैट होगा, वो उतना जल्दी रैंसिड हो जाता है, रैंसिड फूड हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। मीन्स फूड में ऑयल और फैट का ऑक्सीजन से, हवा में जो ऑक्सीजन है 21%, उससे रिएक्शन कर जाना रेंसिडिटी कहलाता है। इस रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने का क्या उपाय है? हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी? ये बहुत कॉमन उपाय है। फूड को आप फ्रीजर में प्रिजर्व करेंगे तो काफ़ी देर तक आपका फूड रैंसिड नहीं होगा, टेम्परेचर लो हो जाता है उसका। फिर एक केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, फूड को रैंसिड होने से बचाने के लिए केमिकल प्रिजर्वेटिव्स भी इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, देर तक फ्रेश रहता है। जैसे पिकल्स बनाते हैं तो इसमें ऑयल और सॉल्ट्स यूज करते हैं और सालों भर उसका यूज करते रहते हैं, रैंसिड नहीं हो पाता है। तो ये सब केमिकल्स जो हैं रैंसिड होने से बचा सकते हैं। फिर पैकिंग इन ए इनर्ट गैस, नाइट्रोजन गैस, जितना भी फूड्स हैं लाइक कुरकुरे ETC, जितना फूड पैक्ड आइटम्स है, नमकीन्स वगैरह जो खाते हैं, उसके पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरकर पैक किया जाता है। उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं निकाल दिया जाता है। जो ऑक्सीजन गैस था, ऑक्सीजन उसमें रहेगा तो फूड आइटम जो है खाने वाला वो तुरंत रैंसिड हो जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा। इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि वो फूड आइटम कुछ ज़्यादा दिनों तक चले और रैंसिड नहीं हो, उसका टेस्ट और स्मेल ना बदले। तो रैंसिडिटी क्लियर हो गया होगा। फिर है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन in which energy is produced after the reaction is called exothermic reaction। वैसे रिएक्शन जिसमें रिएक्शन के बाद एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है, रिएक्शन होने के बाद अपने आप एनर्जी निकलेगा, तो उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल है CaO + H2O, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि क्विक लाइम, चूना पत्थर, पानी से रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम बनाता है और काफ़ी मात्रा में हीट निकलता है। जैसे चूना को पानी में डालते हैं तो उसमें देखे होंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकलता है। इसका मतलब कि रिएक्शन होने के बाद अपने आप उससे हीट प्रोड्यूस्ड हो रहा है। इस तरह के रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और एग्जांपल है इसका CaO + H2O CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट। सेकेंड एग्जांपल है इसका रेस्पायरेशन रिएक्शन। रेस्पायरेशन यानी कि सांस लेना एक केमिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि रेस्पायरेशन में जो भोजन से हम लोग शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, इसका फार्मूला होता है C6H12O6 और रेस्पायरेशन में जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, श्वास के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं, और भोजन से जो ग्लूकोज लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, दोनों रिएक्शन करता है। या यूँ कह सकते हैं कि एक तरह से ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन के साथ जलता है और जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, CO2 H2O प्रोड्यूस होता है और ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इस CO2 को श्वसन के रूप में ही बाहर निकाल देते हैं, H2O शरीर में यूज हो जाता है और एनर्जी हम लोग डेली के काम वर्क में यूज करते हैं। इस तरह से रेस्पायरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी जनरेट होता है, उत्पन्न हो रहा है।
और रेस्पिरेशन रिएक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का। सेकेंड एक और रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन इज दैट काइंड ऑफ रिएक्शन जिसमें एक्सोथर्मिक का ये उल्टा होता है। इसमें रिएक्शन के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, प्रोड्यूस नहीं करके ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, बिल्कुल उल्टा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जनरेट होता है, अपने आप ऊर्जा निकलता है। इसमें रिएक्शन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करता है वो हीट एनर्जी के रूप में हो, लाइट एनर्जी के रूप में हो या इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के रूप में हो, उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका H2O को इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। H2 पानी के अंदर में बैटरी के दोनों पॉजिटिव और निगेटिव को अगर डाल दिया जाए तो पानी टूट कर H2 और O2 में बदल जाता है। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से AgBr पर सनलाइट पड़ता है, इस पर जब सन पड़ेगा, धूप पड़ेगा तो ये Ag और Br2 ब्रोमीन गैस दोनों अलग अलग टूट जाएगा। ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। PbNO3 लीड नाइट्रेट, ये है लीड नाइट्रेट। इसको जब हीट करेंगे तो लीड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनेगा। इस तरह से हम लोग देखें कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी चाहिए, चाहे वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हो या सनलाइट के रूप में हो या हीट एनर्जी के रूप में हो। फिर लास्ट टॉपिक है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन मीन्स कोई एक्वस सॉल्यूशन में, जल का सॉल्यूशन है, घोल है, उसमें सॉलिड सब्सटेंस का उत्पन्न होना, सॉलिड के रूप में उत्पन्न होकर उसका ऊपर में फ्लोट करना, तैरना, इसे बोलते हैं। जो सब्सटेंस बना है उसे प्रिसिपिटेट कहते हैं और इस रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। इफ़ इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग देखे भी थे ये एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हूँ ताकि याद करने में आसान हो। इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वन सॉलिड सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन द सॉल्यूशन, देन दिस सॉलिड सब्सटेंस इज कॉल्ड precipitate and this type of reaction is called precipitation reaction। एग्जाम्पल है Na2SO4 प्लस BaCl2 एक्वस, दोनों एक्यू मने एक्वस जल के रूप में है, ये भी जल के रूप में है। रिएक्शन के बाद BaSO4 बना जो सॉलिड के रूप में है और NaCl ये भी एक्वस के रूप में है। तो इस सॉल्यूशन में ये तो एक्वस के रूप में है, ये सॉलिड के रूप में छला जाएगा, ऊपर में इसका एक लेयर बैठ जाएगा जिसे इसका बोलेंगे कि प्रिसिपिटेट तैयार हो गया। उस पूरे रिएक्शन को बोलेंगे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड, दोनों एक्वस सोल्यूशन में रिएक्शन करके बनाएगा NaCl एक्वस प्लस MgOH होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड ग्रुप में इस NaCl सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन में सॉलिड ग्रुप में छला जाएगा, एक लेयर बन जाएगा उसका जिसे प्रिसिपिटेट कहेंगे और इस पूरी रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। इस तरह से उम्मीद है कि आपका ये फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप NCERT बुक के सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और पूरे टॉपिक्स को भी आप समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।